सप्तम अधिकरण 2 काम वेग बढ़ाने के उपाय। जिस औषधि योग में मात्रा, संख्या आदि संबंधी तनिक भी संदेह हो, या जिससे हानि होने का भय हो, या जिसके लिए जीव हत्या करनी पड़े, या जिनमें अपवित्र पदार्थ मिलाने को कहा जाए, उन योगों को कदापि न बनाए और न उनका सेवन करे। उसे चाहिए कि वह केवल उन औषधियों अथवा योगों का सेवन करे जो काफी समय से प्रयोग करने पर लाभकारक सिद्ध हो गए हों, जिन्हें सज्जन उचित समझते हों और जो ब्राह्मण तथा मित्रों द्वारा अच्छे माने जाते हों। 3 काम तुष्टि के विभिन्न उपाय। अनेक बार जब पुरुष में काम वेग कम हो जाता है, तब वह स्त्री को संतुष्ट करने के लिए कृत्रिम साधनों का उपाय करता है। इन साधनों का उपयोग समय और परिस्थिति तथा रुचि के अनुकूल किया जाना चाहिए। यदि पुरुष का लिंग खड़ा न होता हो तो, या खड़ा होने पर ढीला रहता हो, तो पहले वह हाथ से रगड़कर उसे दृढ़ करे। इससे लिंग दृढ़ होने के साथ साथ काम लालसा भी बढ़ेगी और तब संभोग करने से वह स्त्री को संतुष्ट कर सकेगा। यदि स्त्री चंड वेग वाली हो और पुरुष सामान्यतः उसे संतुष्ट न कर पाता हो, तो उसे चाहिए कि संभोग करने से पहले वह स्त्री की योनि में अपनी 2 उंगलियां डालकर सहलाए। इससे स्त्री का काम वेग बढ़ेगा और उसकी योनि गीली होने लगेगी। अंत में जब वह काफी कामोत्तेजित हो जाए, तब पुरुष उससे मैथुन करे। इससे वह जल्दी ही संतुष्ट हो सकती है। यदि पुरुष वृद्ध हो या थका हो या अत्यधिक मैथुन कर चुका हो और तब लिंग खड़ा न होता हो, तो पहले वह मुख मैथुन कराकर उसे दृढ़ करा ले और तब संभोग करे। इससे वह और स्त्री दोनों संतुष्ट हो सकते हैं। इनके अलावा स्त्री को संतुष्ट करने के लिए बनावटी लिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ये लिंग सोने, चांदी, तांबे, लोहे, हाथी दांत अथवा अन्य धातु के बने होते हैं। बाभ्रव्य का कहना है कि जस्ते और शीशे के लिंग शीतल तथा अच्छे होते हैं। आचार्य बाभ्रव्य का कहना है कि कृत्रिम लिंग स्त्री की रुचि के अनुसार चुना जाना चाहिए। कृत्रिम लिंग लकड़ी का भी होता है। कृत्रिम लिंग का आकार प्राकृतिक लिंग के बराबर होना चाहिए। उसका अगला हिस्सा खुला रहना चाहिए और उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि वह लिंग पर फिट हो जाए। ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। यदि लिंग धातु के 2 टुकड़ों का बना हो तो उसे संकटी कहते हैं। यदि 3, 4 या अधिक टुकड़ों से बना हो तो चूड़क कहते हैं। यदि एक ही टुकड़े का हो और वह लिंग पर लपेटा जाए तो उसे एक चूड़क कहते हैं। इन टुकड़ों के बीच में चूड़ियां होती हैं और ये आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इनके अलावा कंचुक या जालक होता है जो लिंग और अंडकोश पर फिट हो जाता है। इसे धागे की मदद से कमर में बांधकर लिंग और अंडकोश से फिट कर दिया जाता है और तब संभोग किया जाता है। यदि ये साधन उपलब्ध न हो तो पुरुष तुम्बी या बांस की नाल को तेल में अच्छी तरह भिगोकर उसका कृत्रिम लिंग बना लेता है और तब उसे कमर से बांधकर मैथुन करता है। इसी प्रकार लिंग में छोटे छोटे दाने लपेटकर भी उसे बड़ा और लंबा बनाकर मैथुन किया जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस प्रकार कृत्रिम लिंग वर्धन करके मैथुन करने से अधिक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। लिंग वर्धन के स्वाभाविक उपाय किए जाने चाहिए। दक्षिण में लिंग छेदन का रिवाज है। जिस प्रकार लड़कियों के कान छेदे जाते हैं, उसी प्रकार युवकों का लिंग छेदा जाता है। लिंग के अगले हिस्से के चमड़े को
आगे खींचकर उसमें एक ओर से दूसरी ओर तक किसी तेज नुकीली चीज से छेद कर दिया जाता है और उसे तब तक पानी में बिठा दिया जाता है जब तक खून का बहना बंद ना हो जाए। रात को वह अनेक बार संभोग करता है जिससे छेद बंद ना हो जाए। इसके बाद वह हर तीसरे दिन लिंग को कषाय और शहद यष्टि मधु के मिश्रण से धोता है। इसके बाद वह शीशे की शलाख पर भल्ला तक का तेल लगाकर उससे छेद को और बड़ा करता है। एक वृक्षों पर पैदा होने वाले कीड़ों के बालों को लिंग पर रगड़ा जाए, इससे लिंग सूज जाएगा। इस तरह वह 10 दिन तक लिंग पर कीड़ों के बाल रगड़ता रहे और बाद में तेल मलता रहे। बाल रगड़ने से लिंग सूजेगा और तेल लगाने से दर्द कम होगा। फिर वह चारपाई पर उल्टा लेटकर चारपाई में छेद सा करके लिंग को नीचे लटका दे और कषायों से उसके दर्द को कम करे। इस प्रकार लिंग की जो लंबाई और मोटाई बढ़ेगी वह आजन्म रहेगी। इसका प्रयोग प्रायः विट करते हैं और इस विधि को शुकशोफ कहते हैं। 2. अश्वगंधा, शबरमूल, जलशूक, बृहति फल, भैंस के दूध के मक्खन, हस्तीकर्ण या वज्रवल्ली में से किसी एक को लिंग पर मलने से लिंग महीने भर तक लंबा रहता है। 3. बताए गए द्रव्यों के कषाय को या अभी जो बताए गए द्रव्यों को उबालकर उनका लेप बनाकर लिंग पर मलने से लिंग 6 महीने तक लंबा रहता है। 4. अनार के बीज या खीरे के बीज या बालूका या बृहति फल को तेल में धीमी आग में पकाया जाए। उसके लेप को लिंग पर लगाने या उसका गर्म लेप लगाने से भी लिंग 6 महीने तक लंबा रहता है। इन सब योगों तथा अन्य औषधियों का प्रयोग उन विद्वानों से पूछना चाहिए जिन्होंने काम शास्त्र का गहराई से अध्ययन किया है। चित्र योग 1. स्नुही कंटक, पुनर्नवा, बंदर का मल और लांगली। मूल का चूर्ण बनाकर यदि स्त्री के सिर पर छिड़का जाए तो वह स्त्री वश में हो जाती है और किसी अन्य पुरुष की कामना नहीं करती है। 2. व्याधि घटक के पत्तों और जमडू फल के रस को सोमलता, अब्तगुज, भांगरा तथा लौह भस्म के चूर्ण के साथ मिलाकर यदि स्त्री को उसे अपनी योनि में लेप करा दे तो उसके साथ मैथुन करने वाला पुरुष का लिंग खड़ा नहीं होगा। 3. इसी प्रकार भैंस के दूध की दही में गोपालिका, बहुपादिका और जिह्विका मिलाकर उससे स्नान करने वाली स्त्री के साथ मैथुन करने से लिंग तत्काल बैठ जाता है। 4. यदि कोई स्त्री नीम अर्थात कदम्ब, आम्रतक और जम्बू अर्थात जामुन के फलों की माला पहनती या उनका सत निकालकर सुगंधी के रूप में प्रयोग करती है तो समझ लीजिए कि वह अपना दुर्भाग्य बुला रही है। 5. यदि हस्तिनी नायिका अर्थात बड़ी योनि वाली स्त्री कोकिलाक्ष फल अर्थात तालम खाने का लेप बनाकर उसे अपनी योनि में लगाए तो उसकी योनि एक ही रात में सिकुड़ जाती है। 6. इसी प्रकार यदि मृगी नायिका अर्थात छोटी योनि वाली स्त्री श्वेत कमल, नलोत्पल, सर्जक, सुगंध और शहद का लेप बनाकर अपनी योनि में लगाए तो योनि बड़ी हो जाती है। 7. स्नुही, सोम और आक के दूध को आंवले के चूर्ण के साथ मिलाकर उसे फिर बाकुची के फल के रस में मिलाकर लेप बना ले। इस लेप को बालों पर लगाने से बाल सफेद हो जाते हैं। 8. मेहंदी, कुटज, कवंजनिका, गिरिकर्णिका,
और श्ल क्षणपर्णों की जड़ को पानी में मिलाकर मलने से सफेद बाल फिर से काले हो जाते हैं। 9 बताए गए द्रव्यों के कषाय से तेल निकालकर उसे सिर पर लगाने से सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं। 10 सफेद घोड़े के अंडकोश के पसीने से जिस आसक्तक को 7 भावनाएं दी जाएं, उस आसक्तक को होंठों पर लगाने से होंठ सफेद हो जाते हैं। 11 मेहंदी आदि लगाने से यही सफेद होंठ फिर लाल हो जाते हैं। 12 यदि कोई पुरुष बहुपातिका, कूटतगर, तालीस, देवदारू और वज्रकंद के लेप वाली बांसुरी बजाए तो उसे सुनने वाली स्त्री उस पर मोहित हो जाती है। 3 धतूरा खाने से मनुष्य पागल हो जाता है। 14 पुराना गुड़ खाने से उक्त पागलपन दूर हो जाता है। 15 हड़ताल और मनहशिला खाने वाले मोर की बीट को हाथ पर मलकर यदि कोई वस्तु पकड़ी जाए तो वह दूसरों को नहीं दिखाई देगी। इस पुस्तक में हड़ताल ही लिखा है, न जाने ये शब्द ठीक है या नहीं। तृण भस्म और तेल को मिलाकर उसे पानी में डालने से पानी दूध की तरह दिखाई देता है। 17 हरित की और आम्रतक के पत्तों को श्रवण प्रियंगुका के फल में मिलाकर उसका लेप बनाया जाए और फिर यदि उस लेप को लोहे के बर्तन पर मला जाए तो बर्तन तांबे की तरह दिखाई देगा। 18 रेशम और सांप की केचुली की बत्ती बनाकर उसे श्रवण प्रियम गुफा के तेल वाले दीपक में जलाने पर आसपास लकड़ी के टुकड़े सांप की तरह दिखाई देने लगेंगे। और अंत में 19 सफेद बछड़े वाली गाय का दूध पीने से आयु और कीर्ति बढ़ती है। प्रथम अधिकरण का विस्तार। वात्स्यायन ने जनसाधारण के लिए कामसूत्र की रचना की है। कामसूत्र आज के युग में भी एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। वात्स्यायन ने भी अपनी रचना कामसूत्र को 7 अधिकरणों अर्थात भागों में विभक्त किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला साधारण अधिकरण अर्थात इसमें 5वां अध्याय एवं 5 प्रकरण है। दूसरा सांप्रयोगिक अधिकरण, इसमें 10 अध्याय एवं 17 प्रकरण है। तीसरा कन्या संप्रयुक्तक अधिकरण, इसमें 5 अध्याय एवं 9 प्रकरण है। चौथा भार्याधिकारिक अधिकरण, इसमें 2 अध्याय एवं 8 प्रकरण है। 5 पारदारिक अधिकरण, इसमें 9 अध्याय एवं 10 प्रकरण है। छठा वैशिकाधिकरण, जिसमें 9 अध्याय एवं 12 प्रकरण है। 7वां औपनिषदिकाधिकरण, इसमें 2 अध्याय एवं 9 प्रकरण है। इस प्रकार पांचाल व भ्रव्य के ग्रंथ की भांति कामसूत्र में 7 अधिकरण, 36 अध्याय, 67 प्रकरण, 1250 श्लोक है। जीवन के 3 सार का विस्तार। धन कमाना क्यों जरूरी है? धन प्राप्त के लिए लोगों में जो शंका है उसका भी वात्स्यायन ने समाधान किया है। धन प्राप्ति के लिए किसी तरह का प्रयत्न करना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत से भी अर्थ प्राप्ति नहीं होती और कभी कभी बिना किसी कोशिश के ही धन इकट्ठा हो जाता है। वात्स्यायन का कहना है कि ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह सब भाग्य के हाथ में है।
इसी से मनुष्य को गरीबी अमीरी, जीत या हार, सुख या दुख मिलता है। कहते हैं कि काल या भाग्यवश ही बलि को इंद्रासन मिला भी और छिन भी गया। भाग्य फिर उसे इंद्रासन पर बिठा भी सकता है, किंतु चाहे यह भाग्य के कारण हो या किसी दूसरे तरीके से, बिना कर्तव्य पालन से कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। आवश्यक होने वाले काम भी बिना प्रयास के पूरे नहीं होते। धन कमाने के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील होना ही चाहिए, चाहे उसे संकटों का सामना ही क्यों न करना पड़े। इस विषय पर अंत में वात्स्यायन का कहना है कि मेहनत या कोशिश न करने वाले मनुष्य को किसी भी प्रकार के सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए धन कमाना जरूरी है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए जो कोशिश करते हैं वे इस लोक में, परलोक में आनंद एवं सुख पाते हैं। वात्स्यायन का कहना है कि इन तीनों की प्राप्ति इस प्रकार हो कि एक तत्व दूसरे का विरोधी न हो। अगर तीनों तत्वों की प्राप्ति न हो तो दो की हो, अगर दो की न हो तो एक की जरूर कोशिश करनी चाहिए। द्वितीय अधिकरण का विस्तार, आलिंगन विधि का विस्तार। काम शास्त्र में संभोग के 94 अंग हैं। मां भ्रव्य ने 8 मुख्य अंगों का उल्लेख किया है। ये हैं 1 आलिंगन, 2 चुंबन, 3 नखक्षत अर्थात नाखूनों से नोच खरोंच, 4 दंत छेदन अर्थात दांतों से काटना, 5 संवेशन अर्थात मैथुन के विभिन्न आसन, 6 शीतकार सीसी शब्द करना, 7 पुरुषोचित स्त्री का पुरुष के ऊपर चढ़कर पुरुष के समान संभोग करना, और 8 मुख मैथुन। काम सूत्र का संभोग किया वाला भाग चतुष्षष्टि कहलाता है। चतुष्षष्टि अर्थात 64, क्योंकि इस भाग में संभोग क्रिया के 8 अंग और हर एक अंग के 8-8 उपांगों का वर्णन है, इसलिए इसे चतुष्षष्टि कहते हैं। कुछ आचार्यों का कहना है इस भाग को चतुष्षष्टि इसलिए कहते हैं कि संभोग क्रिया में 64 कलाओं का प्रयोग किया जाता है। आलिंगन की विधियां। आलिंगन की विभिन्न विधियों को आसपास से पूछते रहने, कहते रहने और सुनते रहने से मनुष्यों में रमण की इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसा चाहे किसी भी प्रकार की नायक नायिकाओं के प्रकरण को लेकर सामान्य रूप से ही क्यों न कहा जाए, सहवास काल में ऐसा करने से आनंद मिलता ही है। आलिंगन के कई और योग ऐसे भी हो सकते हैं। चुंबन क्रिया में बाजी। प्रेमियों को चुंबन क्रिया में बाजी भी लगानी चाहिए। वह इस तरह कि जो दूसरे के होठों को पहले चूम ले, उसकी जीत। इस प्रकार की क्रिया कामोत्तेजना वृद्धि का माध्यम है। अगर पुरुष जीत जाए तो स्त्री को रोनी सूरत बनाकर अपने प्रेमी से झगड़ना चाहिए कि उसने उसे धोखे से हराया है। वह यानी स्त्री ऐसा बहाना करे जैसे चुंबन से उसके होठों में दर्द हो रहा है। बनावटी क्रोध में दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाए और प्रेमी को अपने से दूर हटाती जाए। ऐसी स्थिति में पुरुष चूमेगा, चाटेगा, उसके चारों तरफ मंडराएगा, मनाने की भरपूर कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में उनको अर्थात स्त्री पुरुष को दोबारा
बाजी लगानी चाहिए। ऐसा करने से दोनों जोश में आकर आपस में आलिंगन चुंबन करते हुए आनंद का अनुभव करेंगे। चुंबन क्रिया में जीत तो पुरुष की ही होती है, मगर वास्तव में जीतती स्त्री ही है, क्योंकि स्त्री हृदय से यही चाहती है कि वह हारती रहे, रूठती रहे और उसका प्रियतम उसे मनाता रहे, चूमता चाटता रहे। यह खेल सभी नहीं खेल सकते। कामुक वेग वाले स्त्री पुरुष ही ये खेल सकते हैं। इन खेलों में उत्तेजना होती है जो मंद वेग वाले जोड़े सहन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार नाखूनों से नोचना एवं दांतों से काटने का खेल खेला जा सकता है। चुंबन क्रिया में अगर नायिका नायक के निचले होंठ को चूसने में लगी हो तो नायक को भी नायिका के ऊपर के होंठ को चूसना चाहिए। यदि ऐसा हो तो ऐसे चुंबन को उत्तर चुंबित कहते हैं। यहाँ पर उत्तर का अर्थ उत्तरोष्ठ यानी ऊपरी होंठ। अगर स्त्री या पुरुष पक्ष में से एक पक्ष दूसरे के दोनों होंठों को अपने होंठों में लेकर इस प्रकार चूसे कि जिससे सीटी की सी सी आवाज हो तो संपुटक चुंबन कहते हैं। अगर स्त्री अपने प्रियतम के निचले होंठ को चूसे तो उसे स्त्री के ऊपरी होंठ को चूसने में आनंद मिलता है, पर जब पुरुष स्त्री का निचला होंठ चूस रहा हो तो स्त्री को पुरुष का ऊपरी होंठ चूसने में तभी मजा आता है जबकि मूछें न हो। मूछों का मुंह में आना उसे पसंद नहीं आता। कृते प्रतिकृतम दुर्जा तांडिते प्रतिताडितम करणेन च तैनेव चुंबिते प्रतिचुंबितम। सारांश यह है कि जब स्त्री पुरुष को कामावस्था में अपनी मनोकामना जताने के लिए चूसती है, चाहे वह प्रश्नार्थक या निर्देशक चुंबन ही क्यों ना हो, तो पुरुष को भी इसी प्रकार चुंबन करना चाहिए। अगर स्त्री पुरुष को संभोग के लिए उकसाती है, चुंबन आलिंगन करती है, तो पुरुष को भी उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसा करने पर ही संभोग कर्म सफल और सुखमय हो सकता है। प्रहणन और शीतकार ध्वनियों का विस्तार। मैथुन कर्म में प्रहणन और शीतकार भी होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से मैथुन के अंग हैं। पहले इनका अर्थ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। प्रहणन मैथुन में प्रेमी जोड़ी की आपसी हाथापाई, मारकूट और मधुर लड़ाई झगड़ा आवश्यक है, यानी उचित ढंग से हनन यानी मार कुटाई। शीतकार प्रहणन से होने वाली पीड़ा को जताने के लिए सी शब्द करना ही शीतकार है। इस तरह प्रेम और संभोग की इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति से मृदु और कोमल है, इसलिए मैथुन कर्म स्वयं संघर्षमय है। आमतौर पर शरीर के जिन अंगों पर प्रहणन होता है वे ये हैं: 1 दोनों कंधे, 2 सिर, 3 दोनों स्तनों के बीच का स्थान, 4 पीठ, 5 जघन अर्थात नितंब या चूतड़ और 6 दोनों आंखें। हाथ के जिन हिस्सों से प्रहणन किया जाता है वे हैं: 1 हथेली का पिछला हिस्सा, 2 हथेली, 3 मुट्ठी और 4 हथेली तथा उंगलियां खोलकर पूरा हाथ। अपनी गोद में बैठी नायिका की पीठ पर नायक को मुट्ठी से प्रहणन करना चाहिए। इससे नायक मंद मंद रोने की ध्वनि निकालते हुए स्वयं की मुट्ठी से
प्रहणन नायक की पीठ पर करेगी। जब नायक नायिका की योनि में लिंग डाल चुका हो तो उसे चाहिए कि नायिका के स्तनों के बीच में हथेली के पिछले भाग से पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से प्रहणन करे। इसके साथ काम संबंधी ध्वनियों का भी उच्चारण करना चाहिए। स्त्री का सिर, नितंब और स्तन काम की उत्तेजना के केंद्र होते हैं। इन अंगों पर ठीक तरह प्रहणन करना चाहिए। मैथुन के पश्चात थक जाने पर तेजी से सांस लिया जाता है। इस क्रिया को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वीर्यपात के बाद नाड़ियों की भारी थकावट का लक्षण है। ऐसे समय में रुदित ध्वनि का प्रयोग भी करना चाहिए। जब नायक का वीर्यपात होने लगे तो नायिका को नायक के कूल्हों व छाती पर थप्पड़ मारने चाहिए। इससे वीर्यपात होने से रुक जाएगा। साथ ही नायिका को अपनी तृप्ति होने तक यह काम प्रहणन करते रहना चाहिए। ऐसा करते हुए विभिन्न पक्षियों की ध्वनियां अवश्य निकालते रहना चाहिए। पुरुष स्वभाव के कठोर ढीठ होते हैं। वह प्रचंड व उत्तेजनापूर्ण भी होते हैं। इसलिए उनकी प्रहणन क्रियाएं स्वरूप व प्रचंड होती हैं। दूसरी तरफ स्त्री में मृदुलता, सुकुमारता और दुर्बलता आदि गुण होते हैं। कहीं कहीं इसका उल्टा भी हो जाता है। कुछ आचार्यों का कहना है कि कभी कभी स्त्रियां भी प्रचंड वेगता के कारण या देशाचार के कारण प्रहणन में सक्रिय भाग लेती हैं। अगर वे इसे थोड़े समय के लिए ही कायम रख सके, तब ऐसी स्थिति में स्त्री के मनोरंजन के लिए और काम इच्छा की पूर्ति के लिए पुरुष को स्वयं निष्क्रिय हो जाना चाहिए। पर स्त्री के थक जाने पर पुरुष को फिर से अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। दक्षिण भारत के निवासियों को वात्स्यायन की यह विधियां बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मन है कि पीड़ाजनक और जंगली व्यवहार बहुत निंदनीय है। ऐसी विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी कठोर प्रहणन क्रिया में पीड़ा व चोट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रूर विधियों का प्रयोग करने के परिणाम कभी कभी बुरे निकल जाते हैं। जैसे दक्षिण में चोल प्रदेश के महाराजा ने किसी समय कामावेग में चित्रसेना नाम की गणिका को कीला नाम की प्रहणन विधि से मार ही डाला था। पांड्य राज्य के सेनापति नरदेव ने अपने कठोर हाथ से किए गए विधा के प्रयोग से बेचारी चित्रलेखा नाम की नर्तकी की एक आंख ही निकाल दी और उसे कानी बना दिया। वात्स्यायन कहते हैं कि हमेशा हर देश में हर स्त्री पर प्रयोग न करके देश और काल के अनुसार प्रहणन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रहणन के कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो तत्देश के अनुसार ही किए जाते हैं, जहाँ की उनका प्रयोग काफी प्रचलित होता है। जैसा कि मालव देश की कामिनी के लिए प्रहणन और आमीर देश की युवती के लिए अपरिष्टक अर्थात मुख मैथुन का प्रयोग अभीष्ट और रुचिकर होता है। संभोग के समय कभी कभी पुरुष जांघों आदि का प्रयोग करके थक जाता है। उसके पश्चात भी वीर्यपात नहीं होता और लिंग उसी प्रकार खड़ा रहता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाने पर स्त्री को पुरुष की मदद करनी चाहिए। पुरुष को चित्त लिटा कर स्त्री को उसके ऊपर लेट जाना चाहिए और अपनी योनि में लिंग को लेकर पुरुष के समान धक्के व झटके दे और मैथुन करे। इस क्रिया द्वारा पुरुष
आराम अनुभव करेगा और मैथुन कर्म भी ठीक ढंग से होता रहता है। इसके अलावा इन हालातों में स्त्री पुरुष की तरह मैथुन कर सकते हैं। 1. स्वामी प्रज्ञात अपनी मर्जी से अपनी काम इच्छा को जल्दी और सरलता से शांत करने के लिए स्त्री पुरुष की तरह मैथुन कर सकती है। 2. नायक कुतूहलात अगर नायक मैथुन का शौकीन हो तो उसके शौक और उसके कुतूहल को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा सकता है